आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रमन आर गंगाखेड़कर। नमस्कार। आशा, हिम्मत और विश्वास मानव जीवन के ये वो शब्द हैं जो इंसान को बड़ी से बड़ी विपत्ति से भी पार लगा सकते हैं। जब कोरोना अपने चरम पर था, तब अपने हिम्मत और समझदारी दिखाते हुए इससे लड़ते रहे और ये विश्वास कायम रखा कि एक दिन हम उससे जंग जीत लेंगे। और अब हम उस मुकाम पर आ पहुंचे हैं जब हमारी आशा मूर्त रूप ले रही है। वैक्सीन आ चुका है और ये सफल भी रहा है। फिर भी इसको लेके मन में बहुत से सवाल हैं। कोरोना को लेकर अब भी लोगों के मन में बहुत से सवाल हैं, बहुत से प्रश्न हैं, बहुत सी भ्रांतियां हैं। इन्हीं को दूर करने के लिए हम रोज रात 9:30 पर आपके समक्ष आ जाते हैं। उन तमाम सवालों के जवाब लेकर हमारे साथ होते हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रमन आर गंगाखेड़कर। डॉक्टर रमन, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। श्रोताओं, अगर आप हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन कर सकते हैं। इसके अलावा आप 23314444 पर भी फोन कर सकते हैं। दिल्ली के बाहर के श्रोता हैं तो इस नंबर से पहले 011 लगाना न भूलें। डॉक्टर रमन, वैक्सीन की शुरुआत हो चुकी है और कल काफी लोगों को वैक्सीन लगा भी, लाखों लोगों को वैक्सीन लगा। अब हम ये समझ लें कि वैक्सीनेशन हो चुका है, वैक्सीन आ चुका है और आने वाले वक्त में और भी बहुत से वैक्सीन हमारे समक्ष होंगे। तो क्या कोरोना खत्म हो चुका है या कोरोना खत्म हो जाएगा, या फिर हमें आने वाले वक्त में भी इसी न्यू नॉर्मल के साथ जीना होगा? नहीं, हमको एक समझना है कि वैक्सीन आ गई, ये सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि एक साल के अंदर वैक्सीन बनाना ये ऑलमोस्ट एक किस्म का मिरेकल होता है, लेकिन वो हुआ है। लेकिन इसका मायना लोगों ने ये अर्थ निकालना नहीं है कि ये कोविड जो है, अभी कोविड से डरना नहीं है। मैं कभी न कभी तो वैक्सीन लूंगा, अब मुझे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पालने की जरूरत नहीं रहेगी। ये सोचना शायद गलत होगा। हमको एक याद रखना पड़ेगा, वैक्सीन आपको मिले या न मिले, ये न्यू नॉर्मल बनने वाला है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। अगले 2-3 साल जब तक सारे दुनिया में के लोगों को वैक्सीन नहीं मिलेगी और कहीं भी दुनिया में अगर ये आउटब्रेक होना अगर हम रोक नहीं पाएंगे, तो हमको उस सिचुएशन के लिए तैयार रहना है कि वो बीमारी हमारे देश में भी आ सकेगी और फैलते जा सकेगी। तो इस हिसाब से हमने सोचना है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अगले 2-3 साल हमको चलाना पड़ेगा। हमको भले वो अच्छा लगे या ना लगे, हमको वैक्सीन मिले या न मिले, हमको ये करते ही रहना पड़ेगा। यही न्यू नॉर्मल हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर, जब से वैक्सीन आया है तो स्वास्थ्य विशेषज्ञों के बीच में एक चर्चा का विषय है कि हर्ड इम्यूनिटी वैक्सीन से डेवलप हो जाएगी। ऐसा कैसे संभव है? देखिए, हर्ड इम्यूनिटी जो होती है उसके 2 मायने होते हैं। एक किस्म का प्रोटेक्शन जो हमको इन्फेक्शन होने की वजह से लोगों को दूसरी बार री इन्फेक्शन होने का चांस कम रहता है, उसको भी एक हर्ड इम्यूनिटी का कंपोनेंट मानते हैं। एक अंदाज अभी तक जो सितंबर एंड तक हमको था कि अपने देश में तकरीबन 7% लोगों को 7% इतने लोगों को ये इस किस्म के एंटीबॉडीज दिख चुके हैं। अब ये सितंबर की हालत थी। ये शायद अगर हम ऐसे समझे कि जनवरी में, दिसंबर में और एक सर्वे हुआ है, लेकिन उसकी टेस्टिंग अभी भी चालू है। लेकिन हम ऐसे समझे कि सितंबर और दिसंबर में वो संख्या 2.5 या 3 गुना बढ़ गई। तो इसका मायना क्या होगा, 20-21% लोगों को शायद ये ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका होगा और उनके शरीर में प्रतिकार शक्ति जागृत हुई गई होगी। लेकिन ये जो संख्या है कि जिसमें हमको हर्ड इम्यूनिटी जो बोलते हैं वो आने के लिए कि जिसकी वजह से नए सिरे से लोगों को इन्फेक्शन नहीं होगा, ऐसी स्टेज आने के लिए हमको कम से कम 70 से 80% लोगों के शरीर में
ये एंटीबॉडीज तैयार हुए हुए देखना जरूरी बनेगा। लेकिन अब ये 70 से 80% की जो फिगर हमको लाना है, उसमें हमको ये वैक्सीन का भी उतना ही इस्तेमाल करना जरूरी पड़ेगा, क्योंकि वैक्सीन देने से भी वो हर्ड इम्यूनिटी यानी ज्यादातर लोगों में जिनको वैक्सीन मिला है उनके शरीर में ये एंटीबॉडीज तैयार हुए रहेंगे, और ये दोनों मिला के जिनको नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है और जिनको वैक्सीन मिलके उनके शरीर में वो एंटीबॉडीज तैयार हुए हैं, उनकी संख्या हमको 80% तक लेके जाने की कोशिश करने के लिए अभी वैक्सीन को पुश करना, वैक्सीन जितनी ज्यादा लोगों को दे पाए वो देखना, ये जरूरी रहेगा। नहीं तो कोविड की वजह से जो इम्यूनिटी आती है उसमें आप देखते हैं कि कई लोग उसमें गुजर जाते हैं, कई लोगों को ये कोविड-19 के साइड इफेक्ट भी दिख सकते हैं। इसलिए वैक्सीन को एज ए इंटरवेंशन वैक्सीन को भी इस्तेमाल करना हमारे लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी। जी डॉक्टर रमन, हार्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं तो कहते हैं कि 60 से 70% जनता अगर इससे अफेक्टेड हो जाती है, भले ही वैक्सीनेशन से हो या किसी और वजह से हो, तो एक हार्ड इम्यूनिटी आ जाती है। वैक्सीनेशन की बात करें तो अभी करीब 3 से 4 महीने या हो सकता है कुछ और ज्यादा वक्त भी लगे देश में हार्ड इम्यूनिटी बनने में, तो इस बीच क्या कोरोना की कोई और लहर भी आ सकती है? कोरोना की लहर आने का डर तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि दो चीजें हमको समझना है। एक तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करने में लोग थोड़ी ढिलाई बता रहे हैं। आपने अगर इर्द गिर्द देखा लोगों में कोविड फटीग, यानी वो थक गए हैं, उनको ऐसे लगता है कि ये अभी साल भर हो गया मैं ऐसे ही रह रहा हूँ, तो अब क्यों इतना परेशान हो जाऊं। और ऊपर से क्या होता है कि ये फर्स्ट वेव हमारी कम होते हुए नजर आ रही है, तो उनको लगता है कि अगर मैं मास्क नहीं पहनूं या कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन न करूं तो भी इन्फेक्शन तो बढ़ नहीं रहा है। इस किस्म का विचार लोगों के मन में आता है और लोग वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को भूलते हैं। लेकिन हमने अगर बाहर के देशों में अगर देखा जहां सेकेंड और थर्ड वेव, हमारे यहाँ वो फर्स्ट वेव ही रह पाई, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो लॉकडाउन लगाने की जो बात सबसे जल्दी हमने करवाई, उसकी वजह से आप देखते हैं कि हमारा यहाँ का जो आउटब्रेक है 5 महीने देरी से शुरू हुआ। अब हमारे यहाँ 5 महीने देरी से शुरू होने से फर्स्ट वेव ही अभी खत्म हो रही है, लेकिन बाकी देशों में ये लॉकडाउन इतना अच्छा सक्सेसफुल नहीं हुआ था। आप वहां देख रहे हैं सेकेंड और थर्ड वेव दिख रही है। अब सेकेंड और थर्ड वेव में सबसे बुरा क्या है, आज आप इंग्लैंड देखो या यूरोप में के कई देश देखो या साउथ अफ्रीका देखो या इवन अमेरिका देखो, वहां आपको दिखता है कि तेजी से, इतने तेजी से नंबर बढ़ते हैं जिनको इन्फेक्शन हो रहा है सेकेंड और थर्ड वेव में। और सबसे बुरी बात, ये नंबर इतने बढ़ रहे हैं कि उनको हॉस्पिटल में पेशेंट रखने के लिए जगह नहीं है। हमको अगर ऐसी हालत आ गई तो हमको याद रखना पड़ेगा कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो 135-138 करोड़ के तकरीबन नजदीक है। ये बाकी जो देश हैं उनकी लोक संख्या भी उतनी ही कम है, फिर भी अगर उनको दिक्कत आती है डेवलप्ड कंट्री रहने के बावजूद भी, तो हमको क्या दिक्कत होगी ये हमको सोचना पड़ेगा। इसलिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, इसको प्लीज मत भूलिए, ये चालू रखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, जिन को जो भी लोग ये प्रायोरिटी ग्रुप्स में गिरते हैं वो लोगों ने वैक्सीन लेने की कोशिश करना, वैक्सीन लेने का सोच रखना, ये बहुत जरूरी रहेगा। जो भी समाज में जो रूमर्स फैल रहे हैं, अफवाहें जो फैलती है, उनके ऊपर विश्वास मत रखना। हमको अपने आप को बचाना है, अपने समाज में ये बीमारी फैलने से, अपने जो फैमिली होती है उसमें फैलने से हमको रोक लगाने की बहुत जरूरत है। डॉक्टर रमन, अभी प्रायोरिटी ग्रुप के जितने भी लोग हैं उनको वैक्सीन लग रहा है। अब परिवार में अगर किसी एक व्यक्ति को वैक्सीन लग गया है तो क्या पूरे परिवार को भी वैक्सीन लगाने की जरूरत पड़ेगी या नहीं? बिल्कुल पड़ेगी। देखिए, एक इंसान को सिर्फ वैक्सीन लगना, इसका मायना क्या होगा? क्या वो एक ही इंसान घर के बाहर जा पाएगा? घर में के दूसरे लोग भी जाएंगे। और हमको जो बीमारी लगने का डर जो होता है वो सिर्फ अपने एक इंसान के ऊपर नहीं होता है, उसको जो सामने वाला जो इंसान है
जिसको बीमारी है या नहीं है ये पहचानने नहीं आता है, वो बीमारी अपने घर वाले लोगों को भी दे पाएगा। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि वैक्सीन सिर्फ एक ने लगाने से होना नहीं है। अगर समझ लीजिए कोई ऐसी फैमिली है जिसमें 2 लोग 50 साल के ऊपर के उम्र के हैं, तो दोनों को लगना है, लेकिन उनके साथ में और जो लोग रहते हैं उनको भी लगने के लिए सरकार पूरे प्रयास करेगी। जब ये 30 करोड़ लोगों को जब वैक्सीन दी जाएगी तो उसके बाद में सरकार तो इसी समय ये देख रही है कि और वैक्सीन के डोज मिलते हैं क्या। जैसे उपलब्ध हो जाएंगे वो रोल आउट भी हमारा शुरू हो जाएगा, ऐसे एक अंदाज है। जी डॉक्टर, जो व्यक्ति कोरोना से ठीक हो चुके हैं या उनमें एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी है, क्या ऐसे व्यक्तियों को भी वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ेगी? देखिए, ये तो आज के तौर पे जो ज्ञान है ये बीमारी के बारे में एक पता चलता है कि जो कोविड हुए वाले लोग हैं उनमें की प्रतिकार शक्ति काफी समय के बाद में कम होने का डर होता है। लेकिन आप जब किसी को वैक्सीन देते हैं तो वैक्सीन देने के बाद में वो जो प्रतिकार शक्ति है वो लंबे समय तक अच्छे ढंग से काम करती है। अगर ऐसी हालत है तो किसी को कोविड हुआ है, उसको फिर एक बार जब कभी कोविड का एक्सपोजर होगा तो उसको वो बीमारी न लगना, इसके लिए वो लोगों ने कोविड की वैक्सीन लेना ये बहुत जरूरी बनेगा। इसका मायना सिंपल भाषा में एक ही बोलता हूँ, आपने ये सोचना नहीं है मुझे कोविड हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन आप अगर वो जो ग्रुप्स हैं, पहला जो प्रायोरिटी ग्रुप है उसमें अगर हम गिरते हैं तो हमको जो वैक्सीन मिल रही है वो लेना हमारे लिए अच्छा रहेगा। इस बीच हमसे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं देहरादून से गजेंद्र। आइए सुनते हैं उनका क्या सवाल है। गजेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेलो जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। गजेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर, मैं गजेंद्र कुमार बोल रहा हूँ देहरादून NIVH ब्लाइंड स्कूल से सर। जी कहिए। बोलिए। सर, मैं ये जानना चाह रहा था जो ये वैक्सीनेशन जो चल रहा है सर, ये हम दिव्यांग जनों का मतलब रजिस्ट्रेशन कराने का क्या प्रोसेस होगा सर? जी डॉक्टर ये जानना चाहते हैं कि दिव्यांग लोगों को इसके अंदर रजिस्टर कराने का क्या प्रोसेस है? ये जो प्रोसेस रहेगा ये आप अगर अभी 50 साल के ऊपर के उम्र या जिसको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या कोई बड़ी बीमारी नहीं है उनमें नहीं गिरते हैं तो आपको वो तो बाद में दिव्यांग रहो या कोई आदमी कैसे भी रहे उनके लिए ये ओपन हो जाएगा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। अगर आप उस 50 साल के ऊपर के ग्रुप में या जो डायबिटीज, हाइपरटेंशन वाले मरीजों के ग्रुप में अगर आज बैठते हैं तो आपको ये प्रोसेस में जाने के लिए पहले जो 2 ग्रुप खत्म होने के बाद में जो हेल्थ वर्कर्स हैं या फ्रंटलाइन वर्कर्स है उनके बाद में दूसरे लोगों को जाने के लिए जो लिस्ट बन रही है वो कोविन ऐप में रजिस्टर करना ये जरूरी बनेगा। आप उसमें अगर रजिस्टर करते हैं तो जब भी समय आएगा आपको उसी वक्त आपको SMS आएगा कि आपको कहाँ जाना है, कौन से दिन आपको वैक्सीन मिलने वाली है और कितने बजे मिलने वाली है। जी आइए अब पंजाब के अमृतसर का रुख करते हैं। वहां से गुरजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपने सवाल के साथ। गुरजीत जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेलो गुरजीत जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद गुरजीत सिंह से बात नहीं हो पा रही है। डॉक्टर रमन, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 1 से अधिक टीके कुछ ही महीनों में उपलब्ध हो जाएंगे। इसमें पेशेंट या मरीज ये कैसे चुनेगा कि हमें कौन सा टीका लेना है? देखिए, मुझे अभी भी ऐसे नहीं लगता है कि वो चॉइस करने का समय इतने जल्दी आएगा। जी। अब जब आप ये सोचते हैं कि बहुत सारे वैक्सीन आ जाएंगे, 3-4 वैक्सीन और मिलेंगे, तो फिर भी सरकार क्या करेगी, जो जितने डोज देना है उतने डोज देके वो 30 करोड़ लोगों तक पहुंचाने के लिए वो कोशिश करेगी। फिर भी हम एक ऐसे समझते हैं कि समझ लीजिए सरकार ने सोचा कि नहीं, जिसको अगर चाहिए ही चाहिए वो अगर बाहर से अगर वो वैक्सीन लेने की कोशिश करेगा या स्टेट गवर्नमेंट के लोग जो हैं
वो उसकी कॉस्ट बेयर करके उसको सब्सिडाइज रेट में देने के लिए या फ्री देने के लिए वो अगर कोशिश करते हैं तो ये सारे वैक्सीन मार्केट में आ सकते हैं। अगर मार्केट में आए तो चॉइस कैसे करेंगे? चॉइस करने के लिए सारे किस्म के वैक्सीन एक समय बाहर मार्केट में उपलब्ध होना मुश्किल दिखाई देता है, क्योंकि सारे दुनिया से डिमांड है। ये 2 डोज के वैक्सीन है। सारे दुनिया में अगर हमको देना है तो 1500 करोड़ डोज बनाना पड़ता है। अब 1500 करोड़ डोज बनाने की कोई इंडस्ट्री में इतनी ताकत नहीं है। तो मेरे अंदाज से ऐसे होगा, ज्यादा से ज्यादा कुछ वैक्सीन जो बाहर मिल रहे हैं मिल सकते हैं, वो मार्केट में आ जाएंगे, लेकिन कंपेयर करने के लिए बहुत कुछ मिलेगा ऐसे नहीं लगता है। फिर भी अगर कंपेयर करना है तो मुझे नहीं लगता है कि हमने इस तरफ देखना है कि क्या ये वैक्सीन जो हम आज देख रहे हैं, कोई बोलता है 95% प्रोटेक्शन है, कोई बोलता है 92% है, कोई बोलता है 90% है। अब जब हम 95 की फिगर देखते हैं तो हमको लगता है चलो वो वैक्सीन लेना अच्छा रहेगा। ये 1-2% की तरफ देख के कोई फायदा नहीं है, उसमें ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा। जब ये लोग आमतौर पे लेना शुरू करेंगे तो ये प्रोटेक्शन लेवल सबका एक सरीका दिखने का चांस बहुत ज्यादा रहेगा। अब दूसरी हमारी सोच क्या होती है कि जो वैक्सीन महंगी रहती होगी वो बहुत अच्छी होगी, लेकिन हमने ये सोचना है कि महंगी रहे या सस्ती रहे, जब तक उसके आसार उसी किस्म के दिखते हैं तो हमने महंगी लेके कोई बड़ी बात की ऐसे समझना गलत रहेगा। तीसरी बात कि इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा रहते होंगे। साइड इफेक्ट के हिसाब से मैं सोचूंगा, आपको एक समझना है, इनके सारे साइड इफेक्ट्स जो हैं, सीरियस साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम है। वो लाखों में एक पेशेंट मरीज को भी होते हो, एक इंसान को अगर होते भी होंगे तो लाखों में एक होने वाली बात हमको अपने ऊपर ही दिखाई देगी, ऐसे समझना शायद गलत रहेगा। अब इससे बढ़ के साइड इफेक्ट दिखेंगे क्या? इसके बढ़ के साइड इफेक्ट दिखना यानी ज्यादा लोगों में दिखाई देना, ऐसे मुझे नहीं लगता है कि कोई भी वैक्सीन के साथ में होगा, क्योंकि उनकी फेज 1 और फेज 2 ट्रायल ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर बहुत ज्यादा तादाद में अगर ये एडवर्स इवेंट्स या साइड इफेक्ट दिखाई देते थे तो उनको फेज 3 का अप्रूवल भी कोई रेगुलेटर या कोई सरकार देने के लिए तैयार नहीं होता था। तो मुझे ये बोलने का मकसद एक कि आपको जो लग रहा है, जो ज्यादा एफिकेसी वाले जो 90% या 95% लोगों को बीमारी, ये बड़ी बीमारी, सीवियर डिसीज होने का रोकने वाली वैक्सीन, उसमें से कोई चॉइस रहेगा न। मुझे ऐसे लगता है कि साइड इफेक्ट के बारे में सोच के भी कोई बहुत ज्यादा बदलाव अलग अलग वैक्सीन में दिखेगा, ऐसे आज तो लगता नहीं है। जो भी वैक्सीन दिख रहे हैं उसमें हमारे यहाँ वो जो बाहर के विदेशी जो वैक्सीन हैं, वो जैसे फाइजर है या मॉडर्ना है, ये आने का चांस भी उतना ही कम है इस दौर पे, क्योंकि उसको बहुत रेफ्रिजरेशन की ये है रिक्वायरमेंट है, -80 में रखना पड़ता है। अगर ऐसी हालत अगर है तो हमको एक समझना पड़ेगा, उनके तरफ देखने की जरूरी नहीं गिरेगी। हमको दूसरी बात याद रखना है, ये जो बाहर के जो वैक्सीन अभी चल रहे हैं, जो mRNA बेस्ड वैक्सीन हैं, उनके बारे में एक्सपीरियंस अभी दुनिया में उतना नहीं है। उसका ही परिणाम आप देख रहे हैं कि विदेशों में, नॉर्वे के अंदर ये देखा गया कि एक जो कंपनी है जो mRNA की वैक्सीन बनाती है, उसकी वजह से 80 साल के उम्र से ज्यादा उम्र वाले लोगों में काफी मौत होने का डर बढ़ गया है। अभी पूरा इसका पता नहीं है कि क्या ये सिर्फ वैक्सीन की वजह से बढ़ा है। तो हमको एक समझना पड़ेगा, जो हमारे यहाँ जो वैक्सीन अप्रूव हो रहे हैं उनके ऊपर थोड़ा सा भरोसा रखना हमें अच्छा रहेगा। वैक्सीन का चॉइस ज्यादा रहे या न रहे, हमको जो मिल रही है उसके ऊपर भरोसा रख के हमको लेना, ये सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। जी, आइए अब जालंधर चलते हैं, वहां से अरविंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हेलो अरविंद, क्या सवाल है आपका? आइए, आपको, आपकी टीम को नमस्कार कहना चाहता हूँ। आपको पुनः पेश करने के बहुत मुबारक आपको, आपकी टीम को। जी नमस्कार, कहिए क्या सवाल है अरविंद जी आपका? सर, जो वैक्सीन आई है
वो अभी कितनी मतलब स्टार्ट होती है लगाने के लिए? जी, ये अपने सवाल को एक बार फिर दोहराएंगे? हाँ जी, आप अपने सवाल को एक बार फिर दोहरा पाएंगे क्या? यह जो वैक्सीन आई है ना इंडिया में, वो कितनी मतलब स्टार्ट हो रही है लगाने के लिए? अच्छा, डॉक्टर ये जानना चाहते हैं कि जो वैक्सीन आई है ये स्टार्ट हो चुकी है और इनका नंबर कब आएगा? नहीं, जैसा हमने बताया, आप अगर हेल्थ केयर वर्कर्स में आते होंगे, यानी डॉक्टर्स, नर्सेस या हॉस्पिटल में के कोई कर्मचारी होंगे, किसी काम से आप हेल्थ में सेक्टर में गिने जाते हैं, और फ्रंटलाइन वर्कर्स यानी सुरक्षा कर्मी जो लोग होते हैं, उन दोनों को तो आज वैक्सीन मिलने के लिए शुरुआत हो चुकी है कल से। जी। अब रहा सवाल, अगर आपको 50 साल के ऊपर की आपकी उम्र है, या आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या किडनी की बीमारी या किसी को कैंसर है, ऐसे मरीजों में उनको कोविन ऐप के अंदर रजिस्टर करने के बाद में ये पहले 3 करोड़ लोग जो हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स और जो सुरक्षा कर्मी हैं, वो 3 करोड़ लोग हैं, उनकी वैक्सीन देने के बाद में आपको ये बाकी जो 27 करोड़ लोग हैं, उनके ग्रुप में ये वैक्सीन रोल आउट शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर समझ लीजिए और ज्यादा आप ये ग्रुप में तीनों में नहीं गिरते हैं, तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, या तो ज्यादा वैक्सीन को अप्रूवल मिले, ज्यादा वैक्सीन के डोसेजेस अवेलेबल रहे, तो शायद वो जल्द ही आपको मिलने के लिए सरकार कुछ कोशिश करेगी। इस ढंग से सोचना शायद सही रहेगा। इस समय आप सुन रहे हैं कोविड की वर्तमान स्थिति पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब दे रही हैं डॉक्टर रमन आर गंगाखेड़कर। आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो 1800-115767 पर आप फोन कर सकते हैं। इस बीच बिजनौर से आसिफ चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ चौधरी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ, आसिफ चौधरी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आसिफ चौधरी से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर रमन, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति पहले टीके के बाद अपनी एंटीबॉडीज का टेस्ट करवाता है और उसमें एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, तो भी क्या उसको दूसरी डोज लेने की जरूरत पड़ेगी? पक्का जरूरी पड़ेगा। देख लीजिए, एंटीबॉडीज जो तैयार होते हैं, उसमें सबसे पहले जो एंटीबॉडीज तैयार होते हैं, वो उसको अब मैं थोड़ी सादी भाषा में बोलता हूँ कि बी सेल लिम्फोसाइट करके होता है। वो हमारे एंटीबॉडीज पहले डिफेंस जो होता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस करके वो पैदा करता है। लेकिन वो क्या करता है, वो भी अपने दूसरे शरीर में के जो टी सेल लिम्फोसाइट्स होते हैं, उनको वो समझाने की कोशिश करता है कि मैं किस किस्म का विषाणु हूँ, मेरे खिलाफ कौन से एंटीबॉडीज काम किए। अब जो एंटीबॉडीज काम करते हैं, उसका ज्ञान आप अपने मेमोरी में रखना, अपने जहन में रखना है। यानी कल कभी अगर बीमारी ये फिर विषाणु हमको दिखा, तो उसके खिलाफ हम जल्द से जल्द ये एंटीबॉडीज पैदा कर सकें। इसका मायना एक है, दोनों सेंसिटाइजेशन चाहिए। एक पहला बी सेल को समझना चाहिए कौन से एंटीबॉडीज पैदा करना है, और दूसरे टी सेल जो होते हैं वो एक किस्म के इतिहासकार है, वो लिख के रखेंगे कि कौन सी एंटीबॉडी काम आती है और उसको कैसे पैदा करना है। ये दोनों को जब समझ आती है तो ही हमको लंबे टाइम तक प्रोटेक्शन मिलेगा। हमको एक डोज लेने के बाद में थोड़ी समझो हमारे इसमें वो एंटीबॉडीज आ भी गई, तो भी इसका मायना हमको ये पक्का नहीं हम बोल सकते हैं कि उसके शरीर में जो टी सेल है, जो लिख के रखता है कि कैसे लड़ाई करना है, अगर कैसे ये एंटीबॉडीज बनाना है, इसका पूरा सेंसिटाइजेशन हुआ या नहीं हुआ। यानी जैसे हम क्या करते हैं कि किसी को हम पहले बोलते हैं कि आप ये जो काम है ना 10 तारीख तक करना है, लेकिन जैसे समय आता है और हम बोलते हैं नहीं उसको याद नहीं रहा होगा, तो हम 8 तारीख या 9 तारीख को उसको फिर याद दिलवाते हैं। वही काम ये दूसरे डोज का होता है। इसलिए दोनों डोज लेना, पहले डोज में एंटीबॉडी पैदा होने के बाद में भी हमको दूसरा डोज लेना पड़ेगा, ये समझना बहुत जरूरी है। आइए अब ओडिशा का रुख करते हैं। वहां से अब्दुल खालिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
अब्दुल जी, स्वागत है आपका। क्या सवाल है आपका? नमस्ते। नमस्कार। ये हमको डायबिटीज से आगे सांस है, हमारा नंबर क्या आगे टिकेगा? जी, डॉक्टर ये जानना चाहते हैं कि ये डायबिटीज हैं और हाइपरटेंशन के भी मरीज हैं, तो कब क्या ये वैक्सीन ले सकते हैं? नहीं, अभी आपको वो जो कोविन ऐप कल प्रधानमंत्री जी ने रिलीज किया, उसमें आप आपका नाम दर्ज कर दीजिए। उसमें देते वक्त आपको कोई फोटोग्राफ रहे वाली आइडेंटिटी, यानी वोटर कार्ड होगा, वोटर आईडी कार्ड, या कोई रेशन कार्ड होगा, इस किस्म का कार्ड उसमें देना जरूरी पड़ेगा। और वो कोविन ऐप को आपने रजिस्टर किया कोविन ऐप में, तो ये पहले 3 करोड़ लोग खत्म होने के बाद में आपको बुलाया जाएगा, आपको एसएमएस किया जाएगा, और उसके हिसाब से वो एसएमएस में लिखा होगा कि कहाँ जाना है, कौन से दिन जाना है, कितने बजे पहुंचना है, उस हिसाब से आपको वो वैक्सीन दी जाएगी। आपको ये अगर करने में दिक्कत आती है कि मैं कोविन ऐप मुझे नहीं मालूम मैंने क्या करना है, या मुझे वो ऑपरेट करने नहीं आता है, तो आप आपके यहाँ जो हेल्थ के कर्मचारी होंगे उनकी मदद मांग सकते हैं कि आप मेरा नाम उसमें दर्ज करवा दीजिए। वो दर्ज करवा लेंगे और आपको जब समय होगा, जब ये शुरुआत होगी वैक्सीनेशन की, आपको बुलाया जाएगा। बिहार के पूर्वी चंपारण से आनंद का सवाल सुनते हैं। आनंद जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर, आपको भी और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार। क्या सवाल है आनंद जी? सवाल से पहले तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं ब्लाइंड हूँ और आज का कॉल आपके पास लग गया। जी, क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर साहब से यही जानना चाहता हूँ कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में कोरोना बहुत कम था, मतलब ना के बराबर, तो क्या अभी टीका लगवाना बिल्कुल जरूरी है? डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि पूर्वी चंपारण में कोरोना का जो संक्रमण था वो बहुत ही कम था, क्या फिर भी इन्हें टीका लगाने की जरूरत है? 100% मैं हाँ बोलूंगा इसको, क्योंकि अभी तक नहीं हुआ, इसका मायना कल नहीं होगा ऐसे तो नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट हमको एक चीज याद रखना है कि जिसको जो भी लोगों को ऐसे लगता है आज तक अपने यहाँ नहीं था, उन्होंने ये सोच के चलना कि उसकी वजह से मेरी प्रतिकार शक्ति अच्छी होगी इसलिए मुझे लगा नहीं होगा, या चंपारण में वो बीमारी फैली नहीं होगी इसलिए आगे भी नहीं फैलेगी, इस किस्म की सोच रखना शायद अपने लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो आपने ये सोचना है कि मुझे आजू बाजू किसी को लगी है या नहीं लगी है ये बीमारी, इसकी सोच रखे बगैर मैं अगर वो प्रायोरिटी ग्रुप में गिरता होगा, जो हेल्थ केयर वर्कर या फ्रंटलाइन वर्कर या 50 साल की ज्यादा उम्र वाले लोग, या जिनको बड़ी बीमारी है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या कैंसर के जैसे बीमारियां जो होती हैं, तो उन्होंने जाके रजिस्टर करना है और वो वैक्सीन लेने की कोशिश करना है। डॉक्टर रमन, बहुत संक्षेप में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वैक्सीन लेने से पहले और वैक्सीन लेने के बाद हमें कौन से एहतियाती उपाय बरतने होंगे? सबसे पहले एक याद रखना पड़ेगा कि ये वैक्सीन लेने के बाद में, जैसे आमतौर पे वैक्सीन लेने के बाद में लोगों को थोड़ा सा दर्द होता है, थोड़ी सूजन आती है जहां इंजेक्शन दिया होगा, कोई लोगों को बुखार आता है, थोड़ी थकावट महसूस होती है या सरदर्द होता है। अब ये जब होते हैं तो ये होने के बाद में लोगों ने ऐसे नहीं सोचना है कि वैक्सीन की वजह से मुझे तकलीफ हो रही है और वो दूसरा डोज लेने का टालेंगे। ये सोचना गलत रहेगा, क्योंकि ये जो साइड इफेक्ट होते हैं ये पहले 2-3 दिन में ही वो खत्म हो जाएंगे। इसको हम सादी बुखार की गोली भी कोई ले लें तो भी ये इसका असर कम होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। अब दूसरी बात, मैंने अगर वैक्सीन लगाया तो कई लोग सोचेंगे मैंने पहला डोज लिया, अब तो खुशी के मारे मैं कम से कम वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी मास्क पहनना, 2 गज की दूरी रखना, हाथ बार बार धोना, ये चीजों के ऊपर मुझे ये करते रहने की जरूरत नहीं गिरेगी, ऐसे सोचना गलत रहेगा। भले आपको सिर्फ पहला डोज मिला होगा, भले आपको कोई डोज नहीं मिला होगा, भले आपको 2 डोज मिले होंगे, हमको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का तो पालन करना ही करना है आगे। डॉक्टर रमन,
इस कार्यक्रम में आने के लिए और सभी सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना।